ज्ञानवापी में शिवालय, ताजमहल में तेजो महालय। जी हां, आजकल इन्हीं तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा मस्जिद के बाद मकबरा, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद आगरा, राम मंदिर के बाद शिव मंदिर, बाबरी के बाद ताजमहल। धर्म की आड़ में चल रही इस सियासी खेल की होगी चर्चा, इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी विवाद में भी अभी हंगामा और विरोध लगातार जारी दिखाई दे रहा है। इस बीच ज्ञानवापी जमीन ढांचा विवाद का भी केस मां श्रृंगार गौरी विवाद के समानांतर चल रहा है हाईकोर्ट में। मथुरा का विवाद भी कोर्ट में पहुंच चुका है, ये सभी जानते हैं। और इन सब के बीच अब ताजमहल का विवाद भी कोर्ट पहुंच चुका है और 1934 से बंद 22 दरवाजे खुलवाने की मांग भी इसमें की गई है। तो कुल मिलाकर के धर्म के मुद्दे पर भारी सियासत का दौर एक बार फिर से लौटता दिखाई दे रहा है। हर तरफ इन्हीं मुद्दों की गूंज दिखाई दे रही है। अयोध्या के बाद जैसा कि पहले से तय था कि काशी और मथुरा की बारी है, वो शुरू हो चुका है और ये सारी तैयारी 2024 के लिए है या नहीं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। समझेंगे कि आखिर क्यों न्यू इंडिया में ऐसे पुराने मुद्दे उठाकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। आपको अपने तमाम मेहमानों से उसका तारुफ कराएं और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तीनों खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ ज्ञानवापी में शिवालय की बात, ताजमहल में तेजो महालय की बात। आखिर कहां कहां इतिहास खोदा जाएगा, ठीक से जिएगा और जीने दिया जाएगा क्या? बता दें आपको कि एक तरफ जहां ज्ञानवापी मामले का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं मथुरा का मामला भी कोर्ट की दहलीज में है। लेकिन इन सब के बीच ताजमहल का मामला, 1934 से बंद 22 कमरे हैं, उन्हें खुलवाने की मांग अब कोर्ट के दरवाजे तक, दहलीज तक पहुंच चुकी है। चलिए, इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया और मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वहीं ऋषिकेश कुमार आगरा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मानस श्रीवास्तव बनारस से मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और कपीश श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। 2 खास मेहमान और जुड़ेंगे, मनीष शुक्ला बीजेपी से और अमरेंद्र नाथ जो कि पूर्व डायरेक्टर एएसआई के, वो भी जुड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति क्या है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। मानस, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ज्ञानवापी का मामला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है, उस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। मथुरा के मामले में भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अब ताजा मामला ताजमहल को लेकर के उठ गया है। आखिर यह विवाद लगातार, यह सीरीज क्यों दिखाई दे रही है? क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती रहेगी? ताजमहल विवाद के बारे में अगर आप पूरी डिटेल दे पाए। बिल्कुल, देखिए, बताने के पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। मेरे ठीक पीछे ताजमहल मौजूद है और देखिए कि जो सामने का गुंबद है, बिल्कुल जो टॉप का गुंबद है, उसके ऊपर जो कलश जैसा नुमा लगा हुआ है, जो धातु का चीज़ है, उसी को लेकर के ये जो याचिका करता है और जो हिस्टोरियन है, जो आज के इतिहासकार है, उन्होंने इसी को लेकर दावा किया कि गुंबद के ऊपर जो टॉप में है वो नारियल नुमा जो बनाया हुआ दिख रहा है, वो बिल्कुल जितने भी गुंबद है उसके ऊपर, और वो हिंदू धर्म का पहचान है। दूसरा जो इसका, ठीक उसी गुंबद के नीचे मुमताज की कब्र होने की बात की जा रही है और उसके ठीक नीचे 22 जो कमरे हैं उसकी बात की जा रही है, जिसको लेकर विवाद हुआ है। 2 जो कमरे हैं उसका एएसआई इस्तेमाल कर रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बाकी 20 जो कमरे हैं वो बंद हैं और उसी को खोलने की बात की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर के इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है वो सुनवाई कर रही है और 22 कमरों के खोले जाने का रहस्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या ये मंदिर है या मकबरा है। तो जो विवाद है उसकी असली वजह ये है, ये कहा जा रहा है ताजमहल को लेकर कि 1631 में ये से बनाना शुरू किया गया था, जून के महीने में जब मुमताज की मौत होती है तो, और फिर उसके बाद 1653 तक, 22 साल तक का, 22 का एक अलग से रिश्ता रहा है इस ताजमहल के साथ। 22 साल बनने में लगे, 22,000 लोग रहे और उसके बाद अब उसके 22 कमरों के रहस्य को लेकर कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो गाइड हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो
अपने तरीके के दावा कर रहे हैं। कुछ जो हिंदूवादी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यमुना के किनारे इसी गुंबद के नीचे शिवलिंग मौजूद हैं, शिवालय मौजूद है और जिसकी पूजा हुआ करती थी, जो जयपुर के राजघराने का एक प्रतीक हुआ करता था। यहाँ राजमहल हुआ करता था जिसे शाहजहां ने उस वक्त में खरीदा था और उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। और लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो लगातार गाइड हैं, वो जो दिखा रहे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडो इस्लामिक जो कल्चर है उसका एक नायाब नमूना और इसीलिए दुनिया के 8 वंडर में से एक ये है, जो आश्चर्यजनक चीजें हैं। और मेरे ठीक पीछे उसके ठीक सामने जो आगरा फोर्ट है, वहां से बैठकर जब शाहजहां को आखिरी वक्त में कैद किया गया था तो वो इसे निहारा करते थे। अब सवाल वही है कि क्या ये मंदिर है मकबरा, और इसको लेकर सबकी नजरें टिकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उस पर कि वो क्या फैसला देता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में अजान हो, हनुमान चालीसा हो, या जिस तरीके के राजनीतिक सरगोशियों का बाजार गर्म रहा, राजनीतिक माहौल रहा, उसमें यह महत्वपूर्ण काफी है और सबकी नजरें टिकी है अयोध्या और काशी जैसे अहम राजनीतिक मुद्दों के अलावा कि क्या ये मंदिर है या मकबरा है, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ घूम रहा था तो न केवल पर्यटकों, जो यहाँ गाइड हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, सब लोगों में इस बात को लेकर दिलचस्पी थी कि कोर्ट आखिर क्या निर्णय देता है, क्या इन मंदिर इस जो कमरे हैं उनके रहस्य खुलेंगे, और खुलेंगे तो उसकी हकीकत क्या होगी। बिल्कुल, हकीकत क्या होगी, और इसी हकीकत को तलाशने और उसे सामने लाने के लिए बाकायदा ये मामला अब कोर्ट में पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अयोध्या के बाद ऐसा लगता था कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने नहीं आएंगे, लेकिन बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक लगातार एक सीक्वेंस, एक सीरीज क्यों दिखाई दे रही है ऐसे मामलों की, इस पर हम जरा चर्चा करेंगे। लेकिन मानस, जल्दी से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि ज्ञानवापी मामले में भी आज काफी ज्यादा अहम दिन है। वहां पर आज इस वक्त क्या माहौल, क्या सरगर्मी देखने को मिल रही है और आज का दिन कितना अहम? देखिए, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मामले हैं जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहला मामला एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का है। कल जिस वक्त ये याचिका दाखिल हुई थी तो जो वादी पक्ष है उसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एडवोकेट कमिश्नर को ना बदलने की बात कही थी और कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। और दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो ये कि वो सर्वे का काम जो 2 दिन में अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो सका, तो उसको लेकर के भी वादी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उनको सर्वे की अनुमति दी जाए और प्रशासन इसकी व्यवस्था कराए, ये कोर्ट इस तरीके का डायरेक्शन दे। और साथ ही साथ वीडियोग्राफी जो मस्जिद के भीतर जो तहखाना है वहाँ तक की वीडियोग्राफी करने की अनुमति प्रदान की जाए। अब देखिए, आपको कुछ तस्वीर मैं दिखाऊं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का आप हिस्सा देख रहे हैं और उसके बगल में सटा हुआ एक आपको निर्माण नज़र आ रहा है जो बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके के तमाम यहाँ पर ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे चिन्ह हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये एक हिंदू स्थान था जिसको तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। और जो श्रृंगार गौरी, जो ताज़ा विवाद जिसको लेकर के हुआ, यानी जो श्रृंगार गौरी के हर रोज़ पूजन अर्चन का जो मामला है जिसको लेकर के वाद 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल किया गया था, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं वो हर दिन पूजा कर सके। और ये कहा जा रहा है कि भीतर श्रृंगार गौरी का मंदिर है और इसमें पहले पूजा होती रही थी। तो ये आज 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबको नज़र इस बात पर है कि क्या कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग जो प्रतिवादी पक्ष की तरफ से है, क्या उसको स्वीकार करेगा या खारिज कर देगा। और दूसरा कि अब जो आगे सर्वे होना है तो वो किस तरीके से होना है, कैसे होगा, वो प्रशासन को किस तरीके से इसमें निर्देशित किया जाएगा और बाकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि आप मस्जिद के भीतर नहीं जा सकते, जो भी कोर्ट ने कहा है वो आप बाहर से जो भी सर्वे करना है वो कर लीजिए। लेकिन वादी पक्ष बार बार इस बात की वकालत कर रहा है कि कोर्ट ने उनको सबूत यानी साक्ष्य एकत्र करने के लिए भेजा है और वो साक्ष्य एकत्र करने के लिए उन्हें मस्जिद के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, उस तहखाने तक जाना पड़ेगा जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के या हिंदू पूजा पद्धति के तमाम प्रतीक चिन्ह आपको नज़र आएंगे। तो ये ताज़ा विवाद है जिस पर आज निगाहें लगी हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ इसमें बहुत सारी हैं। हो सकता है कि कोर्ट आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई निर्णय दे दे। ये भी हो सकता है कि वो दोनों पक्षों को सुनने के लिए थोड़ा और वक्त ले और आगे भी जो है वो सुनवाई जारी रखे या फिर अपना जो फैसला है उसको रिजर्व कर ले। तो
निगाहें सबकी टिकी हुई है। आज का दिन बेहद अहम है। और इस बीच जो मैं आपको बाबा विश्वनाथ के मंदिर के जो मैं आपको यहाँ पर दृश्य दिखा रहा हूँ, आम लोग भी आ रहे, चर्चा यहाँ पर भी है, लेकिन चूँकि यहाँ पर देश भर से भक्त आते हैं तो उनको इस विवाद से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज का दिन बेहद अहम है और कोर्ट पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। साहब बिल्कुल, कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन थे क्योंकि अलग अलग दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ ऐतराज था सर्वे के तरीके को लेकर के। अब वो शायद आज साफ हो जाए, ये उम्मीद है। लेकिन मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा आपका रुख करना चाह रहा हूं। प्रभाकर, देखिए, ये ज्ञानवापी मामले को लेकर के बातचीत तो हम कर ही रहे हैं। मथुरा का हमें मालूम है कि मामला कोर्ट में है, इसको लेकर के भी विवाद चल ही रहा है। ताजमहल का नया विवाद भी अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। इन सब के पीछे एक तरफ धार्मिक एंगल तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसमें सियासी एंगल भी तलाशा जाता है। और अयोध्या के बाद बारी मथुरा और काशी की थी। अब तो वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि काशी का भी जिक्र हो रहा है, मथुरा का भी जिक्र हो रहा है, ताजमहल भी सामने है। ये जो सीक्वेंस ऑफ एविडेंस सीक्वेंस नजर आ रहा है, क्या वाकई एक सोचे समझे रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, या फिर महज ये इत्तेफाक है कि एक साथ ही ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों में है, चर्चा में है? सऊद, इसे महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही अयोध्या मामले का फैसला आया उसके तत्काल बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके तत्काल बाद मथुरा में भूमि स्वामित्व को लेकर, जिसपे मथुरा में शाही मस्जिद स्थित है, उस जमीन पर दावा किया गया। ज्ञानवापी को लेकर हालांकि पहले से वाद लंबित है हाई कोर्ट में, लेकिन एक नई याचिका आई। उसके ठीक पहले, अगर आपको याद हो, दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर भी एक याचिका दिल्ली की अदालत में लंबित है। और उसके बाद ये ताजमहल वाला विवाद, हालांकि ताजमहल वाले विवाद को लेकर लंबे समय से बहस हो रही थी, इतिहास पर सवाल खड़ा किए जा रहे थे। अब मामला हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट से इस मामले में एक कमेटी का गठन करने की और वहां के सबूतों की जांच करने की बात की गई है, मांग की गई है। सऊद, मैंने कहा कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें कई कारक एक साथ मौजूद हैं। मौजूदा जो आगरा को लेकर जो याचिका दायर की गई है, रजनीश सिंह जो याचिका करता हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए युवा नेता हैं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर देश में युवा कोई रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करता है तो बात समझ में आती है। इस देश में युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार का मसला, और उसी देश में एक जिम्मेवार, एक सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का युवा नेता अगर आगरा को लेकर के हाईकोर्ट जाता है तो फिर हम कहते हैं कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और दूसरी बात सऊद, एक बात और कि चिंता होती है इस बात को लेकर कि काशी और अयोध्या के बाद काशी मथुरा की तो बात हो रही थी, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद आगरा, और जिस तरह से इस तरह की याचिकाओं को की पब्लिसिटी होती है, जिस तरह से इन याचिकाकर्ताओं के नाम होते हैं, जिस तरह से अचानक उनका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये और आने वाले समय में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की याचिकाएं देश के अलग अलग अदालतों में दायर होंगी, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। और एक बात और आपने देखा होगा कि धार्मिक मुद्दों को लेकर जो पब्लिसिटी होती है उससे माइलेज भी मिल जाता है इन याचिकाकर्ताओं को, इसलिए वो ये आगे भी बढ़ता है। जी, तो यही मैं कह रहा था कि पब्लिसिटी के साथ उसको पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, और कहीं न कहीं तो ये सारी चीजें चूंकि कई कारण एक साथ इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें एक नई बात, आगरा वाले मामले की अगर बात कर दूं सऊद में, तो वो ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के को लेकर कोई भी जिम्मेवार राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल का आदमी लिखित में कभी सामने नहीं आया। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कि युवा नेता है, उसने याचिका लगाई है। तो वो दरअसल, जैसा मैं पहले बार बार कहता रहा हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक प्रावधान है कि उस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा होती है। ये तो छोटी बात हो गई। बड़ी बात सबसे वही है कि कोई भी आदमी अगर उस एक्ट का उल्लंघन दोषी पाया जाता है तो उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लग जाता है। नतीजा है कि उसको लेकर कोई भी जिम्मेदार आदमी लिखत पढ़त में तो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे लगे कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो सऊद, एक बात
बात और मैं इसमें जोड़ दूं कि जहां पर रुपये का दिन प्रतिदिन रुपया अपने स्तर से गिरता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, रोटी महंगी हो गई हो, डीजल पेट्रोल दिन रात बढ़ रहे हो, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर मार खा रहा हो, दिन प्रतिदिन अलग अलग राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर्स लीक हो रहे हों, और वैसे देश में अगर ये इस तरह के कब्र, मजार, मंदिर और मस्जिद को लेकर ही चर्चा होती हो और खासतौर पर जब उसमें युवा इन्वॉल्व होते हो तो चिंता होती है, क्योंकि न्यू इंडिया इस तरह से एक बात कह रहे हैं आप, तस्वीर ऐसे होगी, मुझे नहीं लगता है कि किसी दुर्भाग्य का ही विषय है ये, और ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है कि इन जिन मूल मुद्दों की बात आपने की है उस पर ज्यादा चर्चा ना होकर के इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है, और बार बार लोग, समझदार लोग या बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि असल में इन मुद्दों पर ध्यान ना जाए, इसीलिए इन धार्मिक मुद्दों को हवा दी जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो आम जनता कुछ बेहतर तरीके से समझ सकती है। मैं आऊंगा प्रभाकर आपके पास, लेकिन जो आप बात कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, अब तो पूरे इस एक्ट को ही कहीं ना कहीं चुनौती दे दी गई है। बहरहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मेरे साथ मनीष शुक्ला भी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, जैसा कि मैंने बताया था, वो जुड़ने वाले हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो भी जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। मनीष जी मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए ये इत्तेफाक है क्या, ये जो हो रहा है देश में, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे असल में कहीं ना कहीं सियासी हाथ है और इन मुद्दों को हवा दी जाती है जानबूझ करके, न सिर्फ इसलिए कि इससे कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटता है, बल्कि इसी से वोट की खेती होती आई है और होती आएगी। 2024 का भी रास्ता शायद इसी से होकर के गुजरेगा। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ज्ञानवापी के प्रकरण पर कि ये विषय 1991 से चल रहा है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में जब मुलायम सिंह और मायावती की सरकार थी तो इन लोगों ने मां श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना पर रोक लगा दी और जो रोज प्रतिदिन होती थी उसको साल में एक दिन कर दिया, जबकि वो एक्ट वहां लागू नहीं होता था। तो ये जो बहुसंख्यकों के आस्था के साथ खिलवाड़ का जो क्रम है वो लगातार चला रहा था। लेकिन आज मनीष जी मैं रोक करके एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कोर्ट के सामने विषय, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं इंटरवीन कर रहा हूं, माफ कीजिएगा इंटरवीन कर रहा हूं, एक सवाल मेरा ले लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आप ये कह रहे हैं उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज पर आप आरोप भी लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का कोई सियासी हैसियत नहीं थी उस वक्त, कोई सियासी वक़्त नहीं थी? आप तो अयोध्या आंदोलन को लेकर के कितना आगे मुखर थे सारी दुनिया जानती है। उस वक्त तो अगर आपको ऐतराज था तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के आप आगे क्यों नहीं आए? उस वक्त इन मुद्दों को क्यों नहीं हवा दी, क्यों खामोश थे? और अब आप धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं सुलगाते हैं। सऊद जी, मुझे लगता है कि सऊद जी इसीलिए कभी कभी बात पूरी होने के बाद सवाल आप करते तो आप पूरी बात क्लियर हो जाती। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि किसने आस्थाओं से खिलवाड़ किया, कौन राजनीति कर रहा है, उस पार्टी का नाम लेने से आप लोग बच रहे हैं। देश में कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस तरह के काम किए। आज भी जो वहां रिट है जिसके आधार पर वहां ये विषय आज खड़ा हुआ है, कमिश्नर कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ कोर्ट भेजा है, वो याचिका कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई है, ये तो 5 महिलाओं ने लगाई थी और वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए वहां कोर्ट ने भेजा। कोर्ट का निर्माण देश के कानून और संविधान के तहत होता है, लेकिन वहां जो इंतजामिया कमेटी है वो वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं होने दे रही है, संख्या बल के आधार पर, न्यूसेंस के आधार नहीं, पर। ये तो मालूम है। नहीं मनीष जी देखिए, मैं जल्दी आपके पास आना चाह रहा हूँ, सब सारे मेहमानों के पास जाना चाह रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ। अगर 15 सेकंड और दे देंगे तो बात कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ले लीजिए 15 सेकंड। ताजमहल पे तो आपने मेरा वर्जन लिया ही नहीं। ताजमहल के विषय पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में ही कहा कि ताजमहल का निर्माण हिंदुस्तान के श्रमिकों के पसीने से हुई, यहां के संसाधनों से हुई, और ताजमहल आगरा के आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसके लिए महत्वपूर्ण है। वहां भी जो रीच हुई है उसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर का नाम ले रहे हैं, आपके एक संवाददाता। अब न जाने उनके पास कहां से सूचना है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को इन्वॉल्व होना होता तो हमारे पास विधि प्रकोष्ठ है, तमाम ऐसे फोरम है, हम इन्वॉल्व हो सकते थे।
एक बात आप लोग को शायद ध्यान में नहीं है, 24 को ध्यान में है कि नहीं, ये सऊद जी को ध्यान में है कि नहीं, मैं बता दूं कि 2014 में आजम खान का बयान है। उस समय वो संवैधानिक पद पे थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। फिरंगी महल जो लखनऊ ईदगाह के मौलाना है, उन्होंने कहा कि वहां 5 वक्त की नमाज हो, इसके लिए उसको मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। इस इतने बड़े 2 बयानों को आपने नहीं शामिल किया अपने मनीष जी, मैं कुछ और भी पूछ रहा था। आपने उसकी वस्तु स्थिति बताने की कोशिश की, 15 सेकंड मांगा मैंने, तकरीबन 45 सेकंड आपको दिए। लेकिन 2 बात आप बता दीजिए। आप कहते हैं कि बीजेपी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन विनय कटियार जी ने क्या मांग की थी 2017 में? किसी से छिपा है क्या ये? और दूसरी बात ये भी कि इस पर आपका स्टैंड क्या है? मैं तो आपसे स्टैंड, एक पॉलिटिकल स्टैंड, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, पॉलिटिकल स्टैंड इन मामलों में आपका है क्या? 2 बयान सऊद जी मैंने कोट किए। सऊद जी हमारा पॉलिटिकल स्टैंड वही है जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान है, हमारा स्टैंड वही है। लेकिन आजम नहीं, खान वो तो मॉडरेट देखिए, वो तो पॉलिटिकल करेक्ट स्थिति को, पार्टी की जब सरकार थी, वो तो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश है। वो जो पूरा बयान है, इसमें कौन ऐतराज कर सकता है कि भारत के श्रमिकों ने ताजमहल बनाया? लेकिन उस पर विवाद तो दूसरा है ना, वो ताजमहल है या तेजो महल है, वो मकबरा है या फिर शिव मंदिर, बात तो इस पर है ना। इसको लेकर के स्टैंड क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपका स्टैंड, या ज्ञानवापी मामले पर, या फिर मथुरा मामले पर, किसी विषय पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड क्लियर है। ताजमहल के बारे में योगी जी ने तो 2017 में ही कह दिया कि उसका एक आर्थिक महत्व है और उसी तरह की एक बिल्डिंग है वो, और एक विश्व के अजूबों में से आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तेजो महल है या ताजमहल? कहते हैं कि इसको वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ताजमहल है या तेजो महल है, वो एक आर्थिक बिल्डिंग है, उससे पैसा आ रहा है, बस इतना ही है आपके लिए महत्व? भाई कोई भी व्यक्ति, सऊद अहमद कल जाए कोर्ट में और कोई रिट दाखिल कर दे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी रोक लगा सकती है क्या? चलिए, अच्छा जल्दी से आप फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर कर दें, अगर आप कर सके तो, अगर आप करना चाहें तो डिसाइड करें। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मनीष जी देखिए, लगातार आपसे ही बात हो रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आपका स्टैंड क्या, अगर वो भी बता पाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कानून संसद के अंदर बना है, उस कानून का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसके बाद चुनौती दी गई है, कोर्ट जा रहा है तो कोर्ट मेरिट तय करेगी ना। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है मनीष जी, मैं अब बाकी मेहमानों के पास में जाऊं। कपीश श्रीवास्तव, जाएगा तो उसके, ठीक है मनीष जी, ठीक है। कपीश जी देखिए, मनीष जी ने बड़ी तफसील से अपनी बातें रखने की कोशिश की, बड़ी तफसील से अपना स्टैंड भी क्लियर किया, लेकिन साथ साथ आप और आपकी सरकारों पर भी सीधा हमला बोला, आजम खान का जिक्र कर दिया, उस वक्त की सरकार का जिक्र कर दिया। इस पर क्या आप जवाब देंगे? असल में तो आप धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं, उनका आरोप यह है। देखिए, हकीकत क्या है वो सभी जानते हैं। अगर इनको देश के संविधान में, देश के न्यायालयों में और देश के न्यायालय के द्वारा प्रक्रिया में अगर इनको मान्यता होती तो आप मुझे बता दीजिए कि आडवाणी जी रथ लेके क्यों चले होते जब 1947 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था, तो अगर इनकी मान्यता थी संविधान के अंदर और न्यायालय के अंदर, तो रथ यात्रा लेके निकल के दंगे फसाद कराने की क्या जरूरत थी? और जब राम मंदिर पे वर्डिक्ट आ गया, जिसमें गोगोई साहब की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि जो विवादित ढांचा गाया गया एक क्रिमिनल कार्रवाई थी, तो आप खुद सोचिए कि ये क्या भारतीय संविधान की, भारत के न्यायालयों की क्या बात करना ये जानते हैं? ये अपने हिसाब से मेट्रोपोलिट करते हैं, अपने तरीके से चीजों को देखते हैं। नहीं, लेकिन इसको अगर कपीश जी आप कैसे देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों में अयोध्या मामले का जब एक तरह से समाधान हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अब मथुरा की भी बात हो रही है, काशी की भी बात हो रही है, कुतुब मीनार की भी बात हो रही है, ताजमहल की भी बात हो रही है। ये सब कुछ एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी किसी ना किसी रणनीति का हिस्सा? इसके पीछे क्या कोई सीक्वेंस जो है वो सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ इसके पीछे है सोची समझी एक रणनीति? नहीं, इसके पीछे पूरा का पूरा एक सीरीज बिछा हुआ है और वो सबको मालूम है, सबको दिखाई भी दे रहा है। इसमें कहने की क्या हो सकता है? आपको भी मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम।
मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए ना सबको। मैं खालिद भाई बता रहा हूँ। हाँ, इन्हीं के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब आप देखिए, इनको वर्शिप एक्ट पर जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 का इनको खूब ज्ञान है, लेकिन बावजूद इसके इनके बड़े बड़े नेता, चाहे विनय कटियार हो, साक्षी जी महाराज हो, एसपी सिंह बघेल हो, तमाम के ये आए हैं, ये भाग जाएंगे क्या कहने से। और दूसरी चीज, ये किसको नहीं पता है कि याचिकाकर्ता कहां से है, कौन लेकर के आ रहा है, कौन पुष्प पल्लवित कर रहा है। लेकिन बाकी तो इसके पीछे क्या, इससे क्या हासिल है कपीश जी, हासिल क्या है इसके पीछे? सीधे अगर नहीं, इसके पीछे देखिए एक तर्क याचिकाकर्ताओं का एक होता भी है कि अगर इतिहास को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इतिहास में कुछ और है और वस्तु स्थिति अभी की कुछ और है, तो साक्ष्य जो है या फिर सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। मालिकाना हक से अलग की भी बात, ताजमहल में तो सच्चाई की बात कही जा रही है, ज्ञानवापी में भी जो सर्वे हो रहा है असल में स्थिति क्या है उसको सामने लाने की वस्तु स्थिति की बात हो रही है। तो याचिकाकर्ता तो कहते हैं कि हम सच सामने लाना चाहते हैं। खालिद भाई पूरी बात आ जाने, मैं एक बात यह कह रहा हूं कि जब वर्शिप एक्ट लागू हो गया तो आप टाइटल पर तो विवाद ही नहीं ला सकते, और आपने दूसरे तरीके से इस मामले को लेकर के आए, वो क्या कि याचिकाकर्ता चाहती कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ठीक है, इनका ये हमारे ऊपर हमला है कि 91 में जब हमारी और मायावती जी की सरकार चल रही थी और हम पीछे से उनको सपोर्ट किए थे, तो उस समय हमने ये बंद कर दी। यही तो भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 में आया, उससे पहले। तो कपिल जी जल्दी से इसका जवाब ले लीजिए, अगर भ्रम फैलाया जा रहा है, अगर सब कुछ हो रहा है, मैं तो ये पूछ रहा था कि इससे हासिल क्या है। और उस पर जो है स्टे कर दिया गया, और तब से लेकर के आज स्टे है। यही भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि सरकार ने कर दिया। अरे सरकार ने उस एक्ट के क्रियान्वयन में हुआ है, और अगर उसके क्रियान्वयन में हुआ है तो आप इसके लिए किसी सरकार अगर कोई भ्रम फैला रहा है, आप ये जान रहे हैं कि इसके पीछे बाकायदा सोच समझ करके सब कुछ किया जा रहा है, ये इत्तेफाक नहीं है, तो फिर सब कुछ जानते समझने के बाद आप इसमें आकर के अपना रोल क्या निभाते हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, हमारा रोल यह है कि महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पे हम अपने आंदोलन कर रहे हैं, हम बुलडोजर पे नहीं करेंगे, हम लाउड स्पीकर पे नहीं करेंगे, हम महंगाई पे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर पे करेंगे। इनके जो आज बर्बरता पूर्वक जो है पुलिस के द्वारा ही बलात्कार किया जा रहा है, उस पर करेंगे। तो हमारा तो एकदम स्पष्ट है, हम जो वास्तविक नहीं, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर धर्म के मामले को लेकर के अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम पैदा किया जा रहा है, तो उस भ्रम को भी दूर किया जाए, इस पर भी आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी निभाएं। अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे बीजेपी है, तो फिर आप अपना रोल क्या निभा रहे हैं? भाई इसके पीछे बीजेपी है। आप तो मौन साधे बैठे हैं ना, आप तो खामोशी से बस देख रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुसंख्यकों का मामला है, बहुसंख्यक भी नाराज ना हो और अल्पसंख्यक भी हमसे ना छिटके। अनिल भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के हम सारे लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया कि सारी चीजों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और वो इसलिए है कि देश को मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान में फंसा दो, ताकि बुलडोजर और लाउड स्पीकर में। मनीष जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। अमरेंद्र जी क्या हमारे साथ हैं? अमरेंद्र जी का बार बार कनेक्शन टूट जा रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं पीसीआर से, क्या हमारे साथ अमरेंद्र जी हैं? शायद अमरेंद्र जी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी इस पर जवाब दे दीजिए आप जल्दी से। सऊद जी, समाजवादी पार्टी कैसे सफेद झूठ नेशनल चैनल पर बैठती है, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 1947 के पहले की स्थिति को बहाल करने की बात करती है, और मां श्रृंगार गौरी का जो पूजा अर्चना थी वो 1947 के पहले भी होती थी, लेकिन उसकी आड़ में केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह यादव और मायावती ने वहां मां श्रृंगार गौरी की जो नियमित पूजा अर्चना थी उसको रोकने का पाप किया है। उस वक्त बीजेपी खामोश थी। मैं ये भी तो जानना चाह रहा हूं ना। नहीं, आपने इसको तस्लीम कैसे कर लिया? अरे मैं कह रहा हूं लगा आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छी बात है सऊद जी, ये सवाल आपने अभी ये जब झूठ बोल रहे थे सऊद जी, तो आपने इनको नहीं रोका। मैं रोक नहीं रहा हूं, आपको भी रोक नहीं रहा हूं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए एक एक करके मैं खोल रहा हूं सऊद जी। कपीश जी 1-on-1 आप हमको रोक रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के। इनसे पूछिए वर्शिप एक्ट में 47
1947 के पहले की स्थिति बात करने की अगर बात की गई तो मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना 47 के पहले नहीं होती थी। किसी सरकार का कोई हाथ नहीं रहा है। और इससे पहले ये समाजवादी पार्टी जो काम करती है, समाजवादी पार्टी के ठीक है, मैं आ रहा हूं। कबीर जी, मनीष जी से एक सवाल। ताजमहल को समय कम है, इसलिए फाइनल एक कमेंट जल्दी से आप दोनों से ले लूं। सवाल नहीं पूछ रहे मैं फिर प्रभाकर आपके पास आऊंगा जल्दी से। मनीष जी, आप उस वक्त की सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या इसमें जो कोर्ट के फैसले आए उसको आप नकार रहे हैं? बातें घुमा रहे बातों को, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। चलिए, आप दोनों नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, मैं रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। प्रभाकर जल्दी से इस पर फाइनल कमेंट आप दे दे। देखिए, इन सब के बीच देखिए, जब सियासी मामला आता है, सियासी बहस होती तो कैसे तू मैं होने लगता और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है इससे? प्रभाकर, शॉर्ट में। ऑब्वियस है, देश का नुकसान हो रहा है सऊद। और दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। एक पत्रकार के फैक्ट को जब क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। बीजेपी के प्रवक्ता को कह दीजिएगा कि एक बार पता कर लेंगे कि ताजमहल के मामले में जो हाईकोर्ट में पिटीशन गई है वो किसकी गई है। मेरे को क्वेश्चन करने से पहले अपना फैक्ट चेक कर लें। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात ये कि सऊद, इस देश का जो वर्तमान है वो मुद्दा है, वो महंगाई है। वर्तमान मुद्दा है वो बेरोजगारी है। वर्तमान मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, जो चलिए, माफी के साथ रोक रहा हूं प्रभाकर, क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। वाकई स्थिति यही है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उस पर क्यों नहीं आखिर गहन चिंतन और विचार होता है? क्यों आखिर इन मामलों पर इतनी बातचीत होती है और इस पर ही बातचीत करके इतिश्री कर ली जाती है? आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, और प्रभाकर, ऋषिकेश और मानस, आप तीनों का भी तमाम जानकारियां पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।